गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th का जो है चैप्टर नंबर जो है 9 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ जो है लाइट, तो इसमें हम लोग जो है देख चुके थे आपका वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बारे में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, कि तालाब की जो तली है वो कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, या किसी जो है गिलास में अगर सिक्का डाल दिया जाए तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई जो है दिखाई देती है ना। या मछली जो है तालाब में जो है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो इसका जो है कारण हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसमें ये भी बताया गया था कि जो तारे हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक दूरी पे दिखाई देती है, या कोई एरोप्लेन अगर उड़ रहा है ऊपर तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर जो है दिखाई देती है, मतलब अधिक दूरी पे दिखाई देती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम, अगर प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जा रही है और वस्तु सघन माध्यम में है, वस्तु जो है सघन माध्यम में है, तब वस्तु अपने जो है स्थान से या अपनी वास्तविक जो स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, मतलब कम दूरी पे दिखाई देगी। इतना याद रखिएगा, ऊपर उठी हुई मतलब कम दूरी पे दिखाई देगी। और अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, विरल माध्यम, अगर वस्तु जो है विरल माध्यम में है, विरल से जो है सघन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आए, मतलब वस्तु विरल माध्यम में है, तो इस स्थिति में जो है वह अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक दूरी पे दिखाई देगी। अपनी वास्तविक जो है स्थिति से अधिक दूरी पे, अधिक जो है दूरी पर जो है दिखाई देगी। इसको जो है याद रखिएगा, है ना। दोनों अलग अलग चीज है। अब इसमें जो है एक चीज याद रखना है, जब प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, इसका मतलब क्या है, वस्तु कहाँ है, सघन माध्यम में, मतलब वस्तु जहां होगा उसी माध्यम से प्रकाश किरण जो है बाहर निकलेगी। क्लियर है। और प्रेक्षक जो होगा उसके विपरीत जो है माध्यम में देखेगा। अगर वस्तु सघन माध्यम में है तो देखने वाला जो है विरल माध्यम से देखेगा। ठीक है, और अगर वस्तु विरल माध्यम में है तो देखने वाला जो है सघन माध्यम में होगा। तो इसको जो है याद रखिएगा, मतलब ये आपको जो है देखने वाला माध्यम हुआ विरल माध्यम, ये हो गया आपका जो है सघन माध्यम में जो है देख रहे हैं, है ना। तो दोनों अलग अलग है। अगर वस्तु सघन माध्यम में रखी है तो अपने स्थान से ऊपर उठी दिखाई देगी, मतलब अपने वास्तविक स्थिति से जो कम दूरी पे दिखाई देगी। अगर वस्तु विरल माध्यम में है तो वह अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक दूरी पे दिखाई देगी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है देख चुके हैं। अगर तालाब में अगर वस्तु यहाँ पे रखी है तो ये यहाँ पे जो है दिखाई देती है, मतलब ये इसकी वास्तविक स्थिति है, और ये क्या हो गया आपका आभासी जो है स्थिति हो गई। ठीक है, और ये क्या है आपका जल है। ठीक, ये यहां से आप जो है देख रहे हो तो आपको इसको यहाँ पे जो है दिखाई देगी। क्लियर है। लेकिन अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है या स्टार है, ये आपका जो है विरल माध्यम में है, और आप जो देख रहे हो ये जो है सघन माध्यम से जो है देख रहे हो, सघन माध्यम से देख रहे हो। यहाँ पे क्या था, विरल था ये, और ये जो है सघन था। प्रकाश किरण सघन, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम आए तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से जो है अधिक जो है दूरी पे दिखाई देगी। ठीक है, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश किरणें जो है प्रवेश करती है तो क्या होता है, विरल से जब सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका जो अभिलंब की ओर ऐसे झुकते हुए जो है, ऐसे झुकते हुए ये आएगी,
ये मान लो यहाँ पर आप यहाँ से जो है आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ये जो स्टार है वो यहाँ पे जो है दिखाई देगी, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर जो है दिखाई देगी, मतलब अधिक दूरी पे जो है दिखाई देगी। इसको जो है याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये तो हो चुका था। अब हम आज देखेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक कोण जो है किसे कहते हैं, इसको जो है देखना है ना। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्रांतिक कोण क्या है ये देख लो। क्रांतिक कोण, ठीक है, ध्यान से जो है देखिएगा और सुनिएगा। ये हो गया हमारा जो है, नीचे जो हो गया सघन माध्यम और ऊपर हो गया आपका विरल माध्यम। क्लियर है? तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, सघन से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक अभिलंब बना दिया जाए, यह अभिलंब से दूर, ये हो गया दूर हट गई। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में जो है आपतन कोण का जो मान होता है I, ये अपवर्तन कोण के मान R से जो है R की तुलना में कम होता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये छोटा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में जो है आपका जो है आपतन जो कोण होता है, कोण R इज ग्रेटर देन होता है कोण I के। क्लियर है? मतलब अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण के मान से जो है अधिक होता है। पहले तो आपको यही जानना है ना। तो क्या होता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से जो है दूर हट जाती है। इस स्थिति में जो है आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण के मान से कम होता है। मतलब यहाँ पे अपवर्तन कोण इज ग्रेटर देन आपतन कोण लिखा हुआ है ना। मतलब R का मान जो है I की तुलना में जो है अधिक है। ठीक, अब दूसरा स्थिति देखते हैं। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान जो है बढ़ते जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का हो जाए, तो उस स्थिति में आपतन कोण को जो है क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। अभी ये I का मान इतना हुआ है, ठीक, अब इसको जो है और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दें, I के मान को जो है थोड़ा और बढ़ा दिए तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया, है ना। इसके बीच, इन दोनों के बीच थोड़ा जो ज्यादा जो है ज्यादा गैप कर दिए, मतलब थोड़ा आपतन कोण के मान को बढ़ा दिए, I के मान को, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया, इन दोनों के बीच भी गैप आ गया। ठीक, अपवर्तन कोण का मान। क्लियर? अब फिर जो है आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ा दो, आपतन कोण के मान को जो है और अधिक बढ़ा दो तो अपवर्तन कोण का मान और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक, आपतन कोण के मान को और बढ़ाए तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, और बढ़ गया। क्लियर है? अब देखिए, फिर अब आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ा दिया जाए, और अधिक जो है बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो इस स्थिति में जो है आपतन कोण का जो मान है वो आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान जो है आपका इस अंतरा पृष्ठ के जो है समानांतर हो जाता है। इसका मतलब यह है अभिलंब के साथ ही कितने अंश का कोण बना लेता है, 90 अंश का जो है कोण बना लेता है। तो ये R बराबर कितना हो गया, 90 अंश हो गया। तो इस स्थिति में जो है I जो होता है, आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण के बराबर होता है। I बराबर क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? I बराबर क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। तो यही जो है क्रांतिक कोण है। तो इसकी परिभाषा क्या है, जब आपतन कोण के मान को जो है ना, पहले तो लिखना है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह जो है अभिलंब से जो है दूर हट जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से
अधिक होता है, सॉरी कम होता है। जैसे जैसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान जो है बढ़ते जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंश का हो जाता है। ये देखो 90 अंश का हो जाता है। इस स्थिति में जो आपतन कोण होगा उसी आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। अब इसको अगर हम इसको मैं एक ही फिगर में अगर बताना चाहूं तो ये ऐसा होगा आपका, ये हो गया अभिलंब, ठीक। ये मान लेते हैं ये पहला आपतन कोण हुआ और ये हो गया आपका जो है अपवर्तन कोण। क्लियर है? इसके बाद जो है इस आपतन कोण के मान को और बढ़ाए मतलब यहां पे किए तो अपवर्तन कोण का मान ये और बढ़ जाएगा, मतलब इस तरफ आ जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद जो है आपतन कोण के मान को और बढ़ा दिए, आपतन कोण के मान को और बढ़ाए तो इस बार क्या हो गया, अपवर्तन कोण का मान जो है इस अंतरक पृष्ठ के जो है समानांतर हो गया। मतलब कि यहां से यहां तक का जो है बनने वाला कोण वो हो गया 90 अंश, R बराबर 90 अंश। और यहां से यहां तक जो बनने वाला कोण ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा IC। I बराबर क्या कहलाएगा, ये IC। क्लियर है? ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। तो ये आपको जो है अलग अलग जो है चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो आपतन कोण के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान जो है वैसे वैसे जो है बढ़ते जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का हो जाता है। उस स्थिति में आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए, अब यहां तक क्लियर अगर हो गया है तो मैं अब इसमें जो है संबंध जो है बता देता हूं। ठीक है, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जो है मैं बताता हूं। ठीक, इसको यहां तक ये। अब इस स्थिति में देखो, अगर मान लेते हैं ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है और ये मान लो जल है और ये क्या है, वायु है मान लेते हैं, है ना, जल और वायु। तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, फिर ये स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, जल मतलब वाटर, तो W म्यू A हो जाएगा। W म्यू A बराबर क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R। तो साइन I बटे क्या हो जाएगा, साइन जो है R हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया पहला समीकरण। अब हम क्या कर रहे हैं, आपतन कोण का मान नहीं अपवर्तन कोण का मान जब 90 अंश का होता है उस स्थिति में आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब I बराबर क्या हो जाएगा, IC। तो यहां पर हम देखें R बराबर अगर 90 अंश है तो I बराबर क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या करें, अपवर्तन कोण का मान जब 90 अंश का हुआ तो उस स्थिति में क्या है, आपतन कोण का मान को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। क्लियर है? तो मान रख दो इसमें, ये हो जाएगा W म्यू A बराबर हो जाएगा साइन I के जगह में हो जाएगा IC, साइन IC बटे क्या हो जाएगा, साइन R। तो साइन R के जगह में क्या हो जाएगा, 90 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 90। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ये हो जाएगा W म्यू A बराबर हो जाएगा साइन IC। 90 का मान तो 1 होगा तो लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो W म्यू A बराबर क्या हो जाएगा, साइन जो है IC हो जाएगा। अब हम उत्क्रमणिता के नियम से जानते हैं W म्यू A बराबर, उत्क्रमणिता के नियम से इसको ऐसा लिख सकते हैं, A म्यू जो है W, A म्यू W लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे W म्यू A का जो है मान रखेंगे, W म्यू A के बराबर क्या है, हमारा मान इतना है, तो इसको जो उठा के यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा A म्यू W बराबर क्या हो जाएगा, आपका साइन जो है IC हो जाएगा। क्लियर है? इसके स्थान पर इसको रखना है। ठीक, बराबर तो साइन IC है। क्लियर है? अब हम आगे देखें,
तो आगे क्या हो जाएगा, अब इसको पलट दीजिए, ए म्यू डब्ल्यू नीचे में उसको ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए म्यू जो है डब्ल्यू बराबर, तो साइन आई सी, ये भी आपका नीचे में 1 है तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन जो है आई सी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, आई सी हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1 अपान जो है साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा कोसेक आई सी। क्लियर है, तो ये जो है आपका जो है संबंध है, अपवर्तनांक और जो है क्रांतिक कोण में जो है संबंध। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका क्रांतिक कोण जो है 45 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले जो दिया हुआ है हल दिया है, क्या दिया है, क्रांतिक कोण आईसी बराबर जो है 45 अंश। ठीक है, और प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो है चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 गुणित जो है 10 की घात 8 मीटर जो है पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको जो है याद रखिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका जो है क्रांतिक कोण जो है आपका 45 डिग्री हो। तो हम अभी जो है देखे हैं म्यू बराबर जो है 1 अपान जो है साइन आई सी। ठीक है, ये वाला देखे हैं, है ना, इसका जो मान, तो यहाँ पे जो है म्यू बराबर 1 अपान साइन आई सी अभी निकाले थे ना हम लोग, अभी निकाले थे। ए म्यू जो है डब्ल्यू बराबर 1 अपान जो है साइन आई सी निकाले थे, ए म्यू डब्ल्यू को मैं केवल जो है म्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान साइन आई सी, तो ये हो गया 1 अपान साइन आई सी। अब इसमें जो है हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर एक तो ये होता है साइन आई बटे क्या होता है साइन आर, दूसरा फार्मूला होता है प्रकाश की चाल, विरल माध्यम प्रकाश की चाल बटे जो है सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है। क्लियर है, तो यहां पर जो है इसके माध्यम से म्यू बराबर जो है सी बटे जो है, ये मान लो पहला समीकरण है, तो म्यू बराबर सी बटे जो है वी होता है। क्लियर है, तो म्यू के स्थान पर सी बटे जो है वी रखेंगे, तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सी बटे जो है वी बराबर हो गया 1 अपान जो है साइन आई सी। क्लियर है, 1 अपान साइन आई सी हो गया। अब क्रिया गुणा कर दीजिए, क्रिया गुणा करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा सी डॉट जो है साइन सी बराबर वी, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो वी इधर आ जाएगा, साइड चेंज कर दो तो वी बराबर हो जाएगा सी डॉट जो है साइन आई सी है, साइन जो है आई सी। क्लियर है, अब मान रख दो v बराबर c का मान क्या है, 3 गुणित जो है 10 की घात जो है 8 गुणित साइन आई सी, तो साइन आई सी का मान क्या है 45 अंश है, तो साइन जो है 45 अंश। ठीक है, और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान होता है 1 अपान अंडर रूट 2। मान रख दो यहाँ पे, तो v बराबर हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात जो है 8 क्रॉस 1 अपान अंडर रूट जो है 2, और 1 अपान जो है अंडर 2 का मान होता है 1.414। क्लियर है, तो यहाँ पे मान रख दो, तो v बराबर हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात जो है 8 बटे हो जाएगा 1.414। अब इसको जो है भाग देंगे तो आ जाएगा 2.1 गुणित 10 की घात जो है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये उस माध्यम में जो है प्रकाश की जो है चाल। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक जो है इसको भाग दोगे तो है ना, ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जैसे कि ये है 3 और 1.4 है, दशमलव को हटाओगे तो हो जाएगा 30, भाग दोगे 14 दूनी 28, 2 बार 2 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 14 एकम 14,
ठीक है, बच जाएगा 6, तो आगे चलेगा। तो इसको 2.1 ऐसा जो ले सकते हैं, 2.1 × 10⁸ मीटर पर जो है सेकंड, यहां तक क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका जो है क्रांतिक कोण जो है आपका 45 अंश है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? ये आपका विरल माध्यम है और ये आपका जो है सघन माध्यम है, ठीक है। सघन माध्यम से प्रकाश किरण जो है आपतित हुई और ये जो है आपका अपवर्तन के पश्चात ठीक है, ये आपका जो है 90 अंश हो गई। तो यहाँ पे जो 45 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा, आई बराबर जो है आईसी बराबर कितना हो गया? 45 अंश का जो है कोण बना। क्लियर है? अब हम क्या देख रहे हैं? उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात की, मतलब इस सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हम ज्ञात किए हैं। ये v क्या है? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है वो। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तो हमको पता है, विरल माध्यम में c बराबर होता है 3 × जो है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मतलब विरल मतलब कि ये आपका जो है वायु है ना, वायु में जो है प्रकाश की जो है चाल। समझ में आ रहा है? बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्रांतिक कोण की जो निर्भरता। तो क्रांतिक कोण की जो निर्भरता है वो प्रकाश के रंग पर, माध्यम के जोड़े पर और जो है ताप पर जो है निर्भर करता है। क्लियर है? तो प्रकाश के जो है रंग पर, तो प्रकाश के रंग पर कैसे? तो यहां पर हम जानते हैं लाल रंग के जो है प्रकाश और जो है बैगनी रंग का जो है प्रकाश, है ना। तो लाल रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिक होता है, बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य जो है कम होता है, और जिस रंग का जो है तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है उसके लिए जो है अपवर्तनांक का मान जो है कम होता है, और जिस रंग के का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसके लिए अपवर्तनांक का मान जो है अधिक होता है। ठीक, यहां तक पहला जो है आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए कि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होता है मतलब उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो उसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है यहां तक? अब हम देखें तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर 1 जो है साइन आईसी होता है। म्यू बराबर 1 साइन आईसी ये क्या है? क्रांतिक कोण है, और ये अपवर्तनांक से क्या है? आपका व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध बताता है। तो यहाँ पे जिसका जो है अपवर्तनांक कम होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? अधिक होगा, और जिसके लिए अपवर्तनांक अधिक होगा उसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? कम होगा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसलिए तो हम बोल सकते हैं कि लाल रंग के लिए जो है लाल रंग के लिए जो है अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए जो है लाल रंग के लिए जो है क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? अधिक होगा, और बैगनी रंग का जो है अपवर्तनांक अधिक होता है इसलिए बैगनी रंग के लिए जो है क्रांतिक कोण का मान कम होगा। क्लियर है यहां तक? ये हो गया प्रकाश के रंग पर। दूसरा है माध्यम के जो है जोड़े पर। तो माध्यम के जो है जोड़े पर, तो अलग अलग माध्यम के लिए जो है इसका मान जो है क्रांतिक कोण का मान जो है अलग अलग जो है होता है। ठीक है, जल से वायु, जल और वायु के जो जोड़े के लिए जो है क्रांतिक कोण का मान अलग होता है, और कांच और वायु के जोड़े के लिए जो है उसके क्रांतिक कोण का मान अलग होता है। ठीक है, हीरा और वायु के लिए देखें तो उसका क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे जल के लिए देखें तो जल का जो अपवर्तनांक होता है आपका 1.33, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है, जल का जो है अपवर्तनांक मतलब म्यू होता है 1.33 होता है। तो इसके लिए जो है क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो 48 है ना, पॉइंट जो है समथिंग होता है, मतलब 48 डिग्री के जो है लगभग जो है होता है। ठीक है, 48.75। और हीरा का देखें तो हीरे का जो है अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42,
और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान होता है आपका 24 डिग्री। ठीक है, 24 जो है डिग्री जो है होता है, इसको याद रखेंगे। पॉइंट में अगर लिखना चाहे तो 4.41 डिग्री होता है, ये है। तो ये समझ में आ गया। तो क्रांतिक कोण का मान जो है माध्यम के जोड़े पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न माध्यम के जोड़े के लिए जो है क्रांतिक कोण का मान जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे जल और वायु के लिए देखें तो क्रांतिक कोण का मान 48.75 होगा। हीरा और वायु के लिए देखें तो क्रांतिक कोण का मान आईसी का मान 24.41 होता है, जो कि ये बहुत कम मान होता है। क्लियर है। अब तीसरा देखें, ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है मतलब कि अगर हम जो है ताप को बढ़ा दें, ठीक है, माध्यम के अगर जो है ताप को बढ़ा दें तो उसमें क्या होता है, उसकी जो है घनत्व जो है कम होती जाती है, मतलब उसका अपवर्तनांक जो है कम होते जाएगा। और अपवर्तनांक जब कम होगा मतलब क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है। तो ये जो है क्रांतिक कोण की जो निर्भरता याद रखिएगा। ठीक, तीन चीज, प्रकाश के रंग पर, माध्यम के जोड़े पर और ताप पर। ताप को बढ़ाते हैं तो माध्यम का जो घनत्व का मान जो है कम होते जाता है, इसका मतलब है अपवर्तनांक का मान जो है कम हो रहा है। और अपवर्तनांक का मान अगर कम हो रहा है तो इस फार्मूला से जो है क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन है ना, इसको देखते हैं। तो इसमें भी आपको याद रखना है विरल और सघन। तो प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, ये तो हमने क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है, क्या बताया था कि जैसे जैसे हम जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करते तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक अपवर्तन कोण के मान से जो है कम होता है। लेकिन आपतन कोण के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का हो जाए, उस स्थिति में आपतन कोण को जो है हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है, ये यहां तक हो गया। अब हम देखें तो अगर आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से जो है अधिक हो जाए, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से जो है अधिक हो जाए, तब अपवर्तित जो किरण होती है वह जो है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। क्लियर है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ ये मैं बता रहा हूं, फिर से आप लोग जो है देखने का प्रयास करें अच्छे से। ये है अभिलंब, ठीक, ये हो गया आपतन कोण, ये आपतित किरण, और ये हो गया आपका जो है अपवर्तित किरण। ये हो गया आपका आपतन कोण आई, ये हो गया अपवर्तन कोण आर। अब आपतन कोण के आर मान को बढ़ा दो, बढ़ा दिए, अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया यहाँ पर। अब आपतन कोण के मान को और बढ़ा दो तो अपवर्तन कोण का मान जो है और बढ़ गया। ठीक है, इसको सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यहाँ पे बढ़ गया, 90 अंश का हो गया। क्लियर है। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये वाला जो कोण है, यही कोण जो है आई बराबर क्या हो जाता है, आईसी हो जाता है, क्रांतिक कोण होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या करेंगे हम, आपतन कोण के मान को और बढ़ा दो। अब आपतन कोण के मान को और बढ़ा दो, आपतन कोण के मान को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपतन कोण का मान क्या हो रहा है, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो रहा है। ठीक है, यहीं पे समझना है। यहां तक ये क्रांतिक कोण था, अब इसके मान को और बढ़ा दिए, है ना, और बढ़ा दिए मतलब आपतन कोण का मान क्या हो गया, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो गया। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, उस स्थिति में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो अपवर्तन न होकर के जो है परावर्तन हो जाता है, मतलब उसी माध्यम में प्रकाश किरण जो है वापस जो है लौट आती है। ठीक है, अब ये जो है प्रकाश किरण यहाँ पे था, अब वो वापस जो है नीचे जो है आ गई, मतलब ये सघन माध्यम से प्रकाश किरण जो है प्रवेश की, और सघन माध्यम में ही जो है प्रकाश किरण वापस लौट आई। ठीक है, इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन, है ना। परावर्तन हम जानते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है ना। तो ये आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या हुआ, ये सघन माध्यम से प्रवेश की
और अपवर्तित होते होते जो है ये उसी माध्यम में वापस आ गए, है ना। उसी माध्यम में वापस कब आई? जब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हुआ, तब जो है वो उसी माध्यम में वापस लौट आई। तो इसी स्थिति को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं है? तो चलिए एक बार फिर से बताता हूं मैं। पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि वह स्थिति जब आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है अपवर्तित किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस स्थिति को जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन मतलब कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जा रही है, तो एक स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंश का हो जाए, तो उस स्थिति में आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से और अधिक हो जाए, तो अपवर्तित किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, जिस माध्यम से वो प्रवेश की है। तो सघन माध्यम से प्रवेश किया और सघन माध्यम में वापस आ गई, इस घटना को पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन की शर्त, पहला है प्रकाश किरण जो है सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा है आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण के मान से जो है अधिक होना चाहिए। आपतन कोण आई का मान जो है ग्रेटर देन जो है क्रांतिक कोण के मान से जो है अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो है आपतित प्रकाश की जो तीव्रता होती है, वो उसकी तीव्रता में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है? दूसरा यह है कि जिस पृष्ठ पर जो है पूर्ण आंतरिक जो है परावर्तन हुआ है, वह पृष्ठ चांदी की तरह जो है चमकता है। ठीक है, जैसे कि यहां से इस पृष्ठ से यहां से वापस हो रही, मतलब कि ये वाला जो है क्षेत्र क्या है, चांदी की तरह जो है चमकेगा। ठीक है, चांदी की तरह या दर्पण की तरह जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, याद रखिएगा। तीसरा याद रखना है कि परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन में प्रकाश का अवशोषण होता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो है प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं।